नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आज हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और जिसका शीर्षक है फ्रिक्शन, घर्षण। जैसा आप जानते हैं, ये न केवल कक्षा 11 में भौतिक शास्त्र पढ़ने वाले छात्रों के लिए बल्कि रीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। रीट परीक्षार्थियों को विशेषतः ध्यान में रखते हुए मैंने इसको आज एक अलग रूप में पेश करने का आपको प्रयास किया है, क्योंकि मैंने इसको एक नोट्स के रूप में आपको दिया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। मैं जल्दी इसका रिवीजन आपको कराऊंगा और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो गत परीक्षाओं में आए हुए हैं और सीनियर सेकेंडरी स्तर के हैं वो मैं बिल्कुल आपको हल कराऊंगा। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं घर्षण की परिभाषा से। जैसा आप जानते हैं कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गति करने का प्रयास करती है या गति करती है तो दोनों संपर्क पृष्ठों के मध्य एक विरोधी बल लगता है जो इस गति का विरोध करता है। यह बल घर्षण बल कहलाता है और यह प्रक्रिया घर्षण कहलाती है। अब घर्षण की उत्पत्ति के बारे में दो मत हैं। पहला पुराना मत है, ओल्ड व्यू, क्या कहता है भाई कि प्रकृति में प्रत्येक सतह खुरदुरी होती है। जब एक सतह को दूसरी सतह पर रखने पर एक प्रकार का बंध बना लेती है। भाई देखिए, कोई भी वस्तु, आप कैसी भी वस्तु ले लें, वो 100% चिकनी नहीं हो सकती, स्मूथ नहीं हो सकती, उसमें भी उभार या गड्ढे या खुरदरापन होता है। जब दोनों ही वस्तुओं में खुरदरापन है, अर्थात जिस वस्तु पर हम दूसरी वस्तु को रख रहे हैं, तो ये खुरदरापन या गड्ढे एक दूसरे से बंध बना लेते हैं और इसी कारण वे एक दूसरे की आपेक्षिक गति का विरोध करते हैं और इसी के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। नया मत क्या कहता है कि दो सतहों के वास्तविक संपर्क बिंदु पर, जब दो सतह कहीं तो संपर्क करेंगी किसी बिंदु पर, उन सतहों के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और यही आकर्षण बल उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है। तो ये नया मत है। अब देखिए, हम घर्षण को दो भागों में बांट सकते हैं। स्थैतिक घर्षण अभी आप देखेंगे, पढ़ाएंगे हम विस्तार से एक एक करके। इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। एक है गतिक घर्षण जिसको हम डायनामिक फ्रिक्शन बोलेंगे भाई, डायनामिक फ्रिक्शन। अब गतिक घर्षण को भी हम दो भागों में बांटकर परिभाषित करेंगे और बताएंगे कि कौन से का मान ज्यादा होता है, कौन सा कब लाभप्रद है। कि एक तो फिसलन जिसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक लोटनी घर्षण जिसको हम रोलिंग फ्रिक्शन के नाम से जानेंगे। तो चलिए अब हम एक एक करके इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्थैतिक और गतिक घर्षण की। तो देखिए, स्थैतिक घर्षण की परिभाषा आप देखिए, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के तल पर चलाने का प्रयत्न किया जाता है तो वस्तु की गति की अवस्था में आने के पहले दोनों संपर्क तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। आइए इसको एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। एक कोई आप देख रहे हैं, ये सतह है जो बी सतह, ये ना, इसको मैंने एक सतह नाम दिया है बी। अब इस पर एक लकड़ी का बॉक्स कहें या गुटका कहें या ब्लॉक कहें, वो रखा हुआ है जिसको ए से व्यक्त किया गया है। अब देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि जो वस्तु ए है उसका जो भार है mg, W बराबर mg, वो इस तल बी को दबाने का प्रयास करता है और ये भार हमेशा नीचे की ओर कार्य करेगा। अब जैसे ही ये वस्तु ए तल बी को नीचे की ओर दबाएगी तो इसकी प्रतिक्रिया फलस्वरूप क्या होगा, ये वस्तु बी इस वस्तु ए पर ऊपर की ओर एक प्रतिक्रिया बल लगाएगी जिसे मैंने R से नाम दिया है भाई। तो जो R और W है ये एक दूसरे के विरोधी हैं लेकिन मान में बराबर होंगे, अर्थात R बराबर mg होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, मैंने इस वस्तु, जो ठोस वस्तु है ए, इसको एक रस्सी से बांध दिया है और उसको एक पुली के माध्यम से, और यहाँ इस रस्सी पर मैंने भार लगा दिया। भार के कारण रस्सी में तनाव होगा, तनाव के कारण एक बल P कार्य करेगा इस वस्तु पर जो इसको बाएं से दाईं ओर खिसकाने का प्रयास करेगा। लेकिन संपर्क सतह जो दोनों की है, किसकी, वस्तु A और धरातल B, इन दोनों की जो संपर्क सतह है इस पर एक विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहा है F, जिसे हम घर्षण बल कहेंगे। क्योंकि वस्तु अभी स्थिर अवस्था में, इसलिए इस घर्षण बल को हम बोलेंगे स्थैतिक घर्षण बल।
और ये एक स्वयं समायोज्य बल है। स्वयं समायोज्य का मतलब सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। क्यों भाई? क्योंकि जब P का मान कम होता है तो F का मान भी कम होता है, लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ भार का मान जो मान है वो बढ़ाऊंगा, अर्थात P का बल P का मान बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे F का मान भी बढ़ता जाएगा, अर्थात वस्तु को वो खिसकने से रोकेगा। लेकिन F की एक लिमिट होती है कि इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, अर्थात घर्षण बल की एक सीमा होती है। उस घर्षण बल की सीमा से ज्यादा अगर मैं बल P का मान बढ़ाऊंगा तो वस्तु दाएं से बाईं ओर खिसकना शुरू कर देगी भाई। अब देखिए, तो खिसकने से पहले जो घर्षण बल का अधिकतम मान था उसको बोलते हैं सीमांत घर्षण या लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, जिसकी परिभाषा मैं आगे बताऊंगा। देखिए, जब वस्तु खिसकना प्रारंभ कर देगी तो घर्षण बल अब भी दोनों पृष्ठों के मध्य कार्य करेगा। कौन से पृष्ठ? एक तो वस्तु और धरातल के मध्य कार्य करेगा, जो उसकी आपेक्षिक गति का विरोध करेगा। लेकिन उस समय जो घर्षण कार्यरत होगा उसको हम स्थैतिक घर्षण बल ना बोलकर गतिक घर्षण बल के नाम से जानेंगे। और हमेशा ध्यान रखना भाई, स्थैतिक घर्षण बल का जो मान होता है वो ज्यादा रहता है गतिक घर्षण की तुलना में, या यूं कहें गतिक घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल से कम होता है। तो स्थैतिक घर्षण बल को मैं Fs से व्यक्त करूंगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, और गतिक घर्षण को Fk से व्यक्त करूंगा। तो सीधी सी बात है, Fs इज ऑलवेज ग्रेटर देन Fk। अब देखिए, जानते हैं थोड़ा सा और गतिक घर्षण के बारे में पीछे जानेंगे, पहले जान लेते हैं सीमांत घर्षण क्या है। उसको समझाने के लिए देखिए मैंने परिभाषा यहां लिख दिया है कि किसी धरातल और उस पर स्थित एक ठोस वस्तु के संपर्क तल के बीच सीमांत जो घर्षण बल है वो क्या है? घर्षण बल के उस अधिकतम मान को कहते हैं जिससे थोड़ा सा भी अधिक बाह्य बल लगाने पर वस्तु धरातल पर खिसकने लगती है। अर्थात वस्तु को खिसकाने के लिए जो बल में P लगा रहा हूं वो मान सीमांत घर्षण बल से थोड़ा सा भी अधिक कर देंगे तो वस्तु खिसकना प्रारंभ कर देगी। और अगर लगाए गए बल P का मान उस सीमांत घर्षण बल L, सीमांत घर्षण बल को मैं किससे व्यक्त करूं? Fl। यदि Fl इज ग्रेटर देन P, अर्थात लगाए गए जो बल P है उसका मान कम है और Fl का मान ज्यादा है तो वस्तु नहीं खिसकेगी। और यदि Fl इज लेस देन P, अर्थात P का मान अधिक हो जाता है और Fl का मान कम हो जाता है तो वस्तु उस धरातल पर खिसकना प्रारंभ कर देती है। सीमांत घर्षण या इससे कम बाह्य, देखो मैंने ये भी लिख भी दिया है यहाँ, सीमांत घर्षण या इससे कम बाह्य बल लगाने पर वस्तु धरातल पर नहीं खिसकती है बल्कि स्थिर रहती है। अब सीमांत घर्षण के नियम भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए भाई, इनसे परीक्षा में प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। तो देखिए, सीमांत घर्षण का मान दोनों स्पर्शी तलों की प्रकृति अर्थात उनके खुरदरेपन पर निर्भर करता है। तो सबसे पहली बात है कि सीमांत घर्षण बल का कि लिमिटिंग फोर्स क्या रहेगा? लिमिटिंग फोर्स का मान दोनों अर्थात वस्तु और धरातल इन दोनों के संपर्क जो सतह हैं उनकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। क्योंकि चिकने तल हैं दोनों के तो जो लिमिटिंग फोर्स है या सीमांत घर्षण बल है उसका मान कम होगा, और अगर दोनों के पृष्ठ खुरदुरे हैं तो सीमांत घर्षण बल का मान अधिक होगा। अर्थात सीमांत घर्षण बल का मान दोनों तलों की खुरदरेपन या चिकनेपन पर निर्भर करते हैं, अर्थात उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद कर लें भाई। दूसरा, सीमांत घर्षण बल सदैव स्पर्शी तलों के समांतर होता है और उस दिशा में होता है जिसमें वस्तु चलना प्रारंभ करती है। जैसे यहां वस्तु दाएं से बाईं ओर चलने का प्रारंभ कर रही थी तो सीमांत घर्षण बल कहां लगेगा? इधर की साइड, अर्थात दाएं से बाईं ओर। अर्थात जिस दिशा में वस्तु गति प्रारंभ करना चाह रही है उसकी विपरीत दिशा में लगता है सीमांत घर्षण बल। तीसरा पॉइंट, सीमांत घर्षण बल स्पर्शी तलों के मध्य लग रहे अवलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। तो देखिए, मैं सीमांत घर्षण बल को अगर Fl से व्यक्त करूं तो Fl इज प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। तो अब चूंकि सीमांत घर्षण के या स्थैतिक घर्षण के या गतिक घर्षण के वो सभी अभिक्रिया जो बल होता है जो R है इसके समानुपाती होते हैं। तो देखिए, आप F प्रोपोर्शनल टू R, मतलब मैं सभी के लिए लागू होता है इसलिए F प्रोपोर्शनल टू R लिख दिया। और प्रोपोर्शनल टू के चिन्ह को हटाकर हम जानते हैं कोई स्थिरांक लाना पड़ता है और बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो F बराबर म्यू R, म्यू यहाँ एक स्थिरांक है जिसे
क्या बोलते हैं, घर्षण गुणांक कहते हैं। तो घर्षण गुणांक का मान इस समीकरण से अगर मैं निकालना चाहूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, F/R, अर्थात सीमांत घर्षण बटे अवलंब प्रतिक्रिया बल। और इसी को अगर मैं देखिए μS लिख सकते हैं इसको, तो μS बराबर क्या हो जाएगा, Fs/R, अर्थात जो स्थैतिक घर्षण गुणांक है वो किसके बराबर होगा, Fs/R, अर्थात स्थैतिक घर्षण बल और अवलंब प्रतिक्रिया बल के अनुपात के बराबर। और अगर इसको सीमांत की बात कहें तो इसको इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, μL बराबर FL/R। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो। तो म्यू को घर्षण गुणांक कहते हैं, जो मैंने बता ही दिया है। इस प्रकार सीमांत घर्षण बल और अवलंब प्रतिक्रिया की निष्पत्ति अर्थात अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं। और घर्षण गुणांक का मान किस पर निर्भर करता है भाई, खुरदरे पृष्ठों के लिए अधिक और चिकने पृष्ठों के लिए कम होता है। अब जान लेते हैं हम गतिज घर्षण भाई। अब जैसे मैंने अभी बताया था कि जब वस्तु गति अवस्था में होती है तो दोनों संपर्क तलों अर्थात वस्तु और जिस पर वो गति कर रही है उन दोनों तलों के मध्य जो घर्षण बल कार्य करता है उसको हम गतिज घर्षण कहते हैं, जिसको Fk से व्यक्त करते हैं भाई। और गतिज घर्षण का मान सीमांत घर्षण से हमेशा कम होता है। ये तो आपको मैंने बता ही दिया। धातु की सतह संपर्क में रहती है तो घर्षण गुणांक को मैं दो भागों में बांट सकता हूं। म्यू बात करें ना तो म्यू को हम दो भागों में बांट सकते हैं। परिभाषा जैसे थी, स्थैतिक घर्षण गुणांक अर्थात μS और एक गतिज घर्षण गुणांक अर्थात μk। तो μS बराबर किसके बराबर होगा, Fs/R के, और μk किसके बराबर होगा, Fk/R के। अभी मैंने इसको बता ही दिया था आपको। अब गोल्डन की पॉइंट है, ये 4-5 पॉइंट है, इनको याद रख लेना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई कि घर्षण एक असंरक्षी बल है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों, अतः घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। जैसा आप जानते हैं असंरक्षी बलों के लिए जो किया गया कार्य होता है वो पथ पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। घर्षण सदैव गति की प्रवृत्ति का विरोध करता है, ना कि वस्तु। ध्यान रखना भाई, घर्षण बल है वो वस्तु की गति का विरोध नहीं करता, बस बल्कि गति करने की प्रवृत्ति का विरोध करता है। ध्यान रखना, इसको बहुत माइनर अंतर है, इसको आपको याद रखना है। अवलंब प्रतिक्रिया सदैव वस्तु की और संपर्क सतह के लंबवत रहती है। और म्यू का मान अर्थात घर्षण गुणांक का मान किस पर निर्भर करता है, संपर्क सतहों के चिकनेपन और खुरदरेपन पर या संपर्क में आई सतहों के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला और ये अंतिम। अब देखिए, अगर मैं ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूं कि कौन सा घर्षण अधिक होता है कौन सा कम, तो देखिए मैंने क्या किया है कि x अक्ष पर, OX अक्ष पर क्या लिया है, आरोपित बल, जो अभी बताया था ना P बल, ठीक है, खिसकाने के लिए लगा रहे थे। तो आप और y अक्ष पर क्या लिया है, घर्षण बल लिया है। y अक्ष पर क्या लिया है, घर्षण बल। तो ये घर्षण बल है भाई। तो देखिए जैसे जैसे मैं आरोपित बल P का मान बढ़ाता जाऊंगा, आप जानते हैं कि घर्षण बल का मान भी बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं घर्षण बल क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, अर्थात स्वयं समायोजित बल है। स्वयं समायोजित कैसे, कि जैसे जैसे उसको खींचने के लिए पुल या पुश फोर्स लगाया जा रहा है, खींचने के लिए कोई बल लगाया जा रहा है, तो घर्षण बल का मान भी उसी अनुपात में बढ़ता जाता है और वो वस्तु को उस तल पर गति करने से रोकता है। और इसको मैंने किससे दिखाया गया है, OA से व्यक्त किया है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण, तो OA क्या है, स्थैतिक घर्षण। और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसको OA से व्यक्त किया जाए। और आरोपित बल का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे Fs का मान बढ़ता जाएगा। और Fs की भी एक लिमिट होती है, अर्थात चरम मान उसका होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, जो A बिंदु है वो क्या है, सीमांत घर्षण को व्यक्त कर रहा है। सीमांत घर्षण को व्यक्त कर रहा है। और जैसे ही आरोपित बल का मान इस सीमांत घर्षण बल से अधिक होगा, वस्तु गति करना प्रारंभ कर देगी और उस समय जो घर्षण बल लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम, गतिज घर्षण, जिसको Fk से व्यक्त किया है भाई।
आप देख रहे हैं कि गतिक घर्षण की जो BC जो लाइन है वो आरोपित बल के पैरेलल है, अर्थात आरोपित बल का मान बढ़ाने पर भी अब गतिक घर्षण का मान नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ये अप्लाइड फोर्स पर निर्भर नहीं करता है, चाहे आप कितना भी बल लगाएं, गतिक घर्षण का मान नहीं बढ़ता है। तो किसका मान बढ़ता है? केवल स्थैतिक घर्षण बल का मान आरोपित बल के हिसाब से बढ़ता है। ये आरोपित बल है भाई। अब इसको आप ढंग से पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेकर। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। यहां मैंने दो और घर्षण बलों की चर्चा की है, सर्पी और लोटनिक घर्षण। तो देखिए आप इनको ढंग से एक बार पढ़ लो, आपको फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सर्पी घर्षण क्या है? जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के तल पर फिसलती है तो संपर्क तलों के बीच उत्पन्न हुए घर्षण को सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है भाई, मतलब एक वस्तु जब दूसरी वस्तु पर फिसलती है, फिसल कर गति करती है, तो इसको स्लाइडिंग फोर्स कहेंगे। और इसके लिए दोनों पृष्ठों का संपर्क में होना जरूरी है, अर्थात जो वस्तु है जो फिसल रही है और जिस तल पर फिसल रही है, दोनों के पृष्ठों का संपर्क में आना बहुत जरूरी होता है। अब लोटनिक घर्षण बल की बात करें, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है, और एक बात ध्यान रखना, तो जो लोटनिक घर्षण बल होता है उसका मान सर्पी घर्षण बल से बहुत कम होता है। यही कारण होता है कि जो बेलनाकार वस्तुएं होती हैं, जैसे ड्रम है, किसी पानी से या डीजल से भरे हुए ड्रम को किसी पृष्ठ पर खींचना, है ना, या फिसलाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि इस समय जो दोनों तलों के मध्य, कौन से तल, एक तो ड्रम बेलनाकार वस्तु और सतह के बीच जो लगने वाला सर्पी घर्षण बल है वो बहुत अधिक होगा, जिसके कारण उसको फिसलाना या खींचना बहुत मुश्किल कार्य होगा। इसी कारण ड्रमों को हम क्या करते हैं, उस धरातल पर लुढ़का कर ले जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोटनिक घर्षण बल का मान, लोटनिक घर्षण बल को अगर मैं व्यक्त करूं Fr से, तो Fr बहुत कम होता है किसकी तुलना में? Fs। Fs का मतलब आप समझ रहे हैं, सर्पी घर्षण अर्थात स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब लोटनिक घर्षण का कारण क्या होता है कि जैसे एक पहिया है, जैसे ही किसी धरातल पर ये गति करता है तो जो धरातल के संपर्क में होता है वो तो कुछ हिस्सा दब जाता है, लेकिन इसके समीप का हिस्सा थोड़ा सा उठ जाता है। फिर ये आगे गति करेगा तो ये हिस्सा दब जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा। इसलिए हमेशा उभारों का मतलब सामना करता रहता है, और ये उभार ही इस इस पहिए की गति में बाधा उत्पन्न करते हैं भाई। ठीक है, इस कारण ही ये लोटनिक घर्षण बल कार्य करता है भाई। आप इसको ढंग से और पढ़ लेना। अब घर्षण को कम करने की विधियां, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, सबसे पहली है पॉलिश के द्वारा। दो तलों के बीच घर्षण को कम करने के लिए उन्हें पॉलिश किया जाता है। घड़ियों में प्रयुक्त ज्वेल बियरिंग एवं भौतिक तुला तथा रासायनिक तुला में प्रयुक्त छुरी धारों पर उच्च कोटि की पॉलिश की जाती है ताकि घर्षण कम रहे। पहले घड़ियों में ज्वेल आते थे, 17 ज्वेल, 21 ज्वेल, इस तरह से। तो सबसे पहले क्या है कि पॉलिश के द्वारा हम दो सतहों के बीच के घर्षण को कम कर सकते हैं, क्योंकि जो तलों के मध्य जो उभार होते हैं, गड्ढे होते हैं, वो उस पॉलिश से भर जाते हैं और सतह समतल होने के कारण दोनों सतहों में घर्षण कम रहेगा, जिससे घर्षण कम हो जाएगा भाई। तो सबसे पहली विधि क्या है? पॉलिश के द्वारा। अब अगली विधि है भाई बॉल बेयरिंग के द्वारा। क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से बहुत कम होता है, अतः घूर्णन गति करने वाली मशीनों के शाफ्ट में बॉल बेयरिंग जड़ दिया जाता है। बॉल बेयरिंग आप जानते हैं, जो गोलियों पर घूमते हैं, जिससे घर्षण और भी कम हो जाता है। तो साइकिल में फ्री व्हील हो, बस ट्रक आदि के एक्सेल, मोटर, डायनामो, पंखा आदि, इनकी जहां ये घूमते हैं ना, तो उनमें क्या लगा दी जाती है? बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। तीसरा विधि है स्नेक का प्रयोग करके। अब स्नेक भी तीन तरह के होते हैं भाई। एक तो जो हल्की मशीनें, उनमें तरल स्नेक का प्रयोग किया जाता है, और जो भारी मशीनें जैसे ट्रक है, इनमें ग्रीज का प्रयोग किया जाता है या गाढ़े स्नेक द्रवों का प्रयोग किया जाता है। और आजकल तो जो बहुत उच्च क्वालिटी की या प्लास्टिक की मशीनें होती हैं, जिनमें गरारी और वो होती है ना, उनमें शुष्क स्नेक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग भी किया जाता है। ध्यान रखिए, तो शुष्क स्नेक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। शुष्क स्नेक, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आप इसको पढ़ लेना। फोर्थ नंबर है धार रेखीय आकृति देकर। आप जानते हैं कि मोटर गाड़ी, वायुयान, जलयान आदि अत्यधिक वेग से चलते हैं, इसलिए इनकी जो बाह्य जो सतह है या बाहर की जो सतह है उसको नुकीला बनाया जाता है, जिससे हवा का और पानी का घर्षण बल कम से कम
रहे। तो अब बढ़ते हैं आगे भाई। अब आगे मैं बढ़ूं उससे पहले कुछ चीजें आपको न्यूमेरिकल बहुत शानदार न्यूमेरिकल में कराने जा रहा हूं। उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं। सबसे पहले आप जान लीजिए घर्षण कोण किसे कहते हैं। देखिए तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं घर्षण कोण, बहुत तेजी से बताऊंगा, आप चिंता ना करें। देखिए एक कोई सतह में बना देता हूं, ये कोई सतह है। अब इस पर कोई ठोस वस्तु रखी हुई है, ये ए वस्तु रखी हुई है। अब आप जानते हैं ठोस वस्तु का जो भार है वो नीचे की ओर कार्य करेगा भाई, भार इसका mg नीचे की ओर कार्य कर रहा है, और इस तल के द्वारा इस वस्तु पर ऊपर की ओर एक अवलंब प्रतिक्रिया बल R भी लगाया जाता है। अब मैं अगर कोई इस बल P इधर लगाऊं, इसको खिसकाने का प्रयास करूं, तो वस्तु नहीं खिसके इसके लिए इस संपर्क सतह पर एक बल कार्य करता है जिसे बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। और जैसे जैसे P का मान बढ़ाते जाते हैं Fs का मान बढ़ता जाता है, और Fs की चरम सीमा को हम क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण बल। अर्थात सीमांत घर्षण बल से P का मान और अधिक करने पर वस्तु इस पृष्ठ पर खिसकने लग जाती है, गति करने लग जाती है। अब देखिए ये Fs है, सीमांत घर्षण इसको बोल देते हैं, सीमांत घर्षण। तो देखिए सीमांत घर्षण बल और अवलंब प्रतिक्रिया बल का कोई परिणाम ही होगा, क्योंकि दोनों सदिश राशि भाई, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, तो इनका कोई परिणाम ही मैं मान लेता हूं Q। इनका परिणाम ही मैंने Q मान लिया भाई। अब देखिए सीमांत घर्षण और अवलंब प्रतिक्रिया बल के परिणामी Q और प्रतिक्रिया बल के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं, घर्षण कोण। आप परिभाषा को ढंग से याद कर लेना भाई। अब देखिए मैं इस Q जो परिणामी है ना, परिणामी किसकी है, परिणामी किसका है भाई, सीमांत घर्षण बल और अवलंब प्रतिक्रिया बल, ठीक है। इसको किसको, इस परिणामी Q को मैं घटकों में वियोजित कर सकता हूं। तो देखिए इस दिशा में अर्थात प्रतिक्रिया बल की दिशा में इसका जो घटक है वो क्या होगा भाई, आप जानते हैं कि जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज में, चलो ये बना देता हूं, ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण तो ये अलग हुआ भाई। देख ध्यान रखिए ये जो थीटा कोण है, तो थीटा कोण को बनाने वाली भुजाएं आधार और कर्ण होती हैं। इस बात को आप गांठ बांध के याद कर लीजिए। तो देखिए फिर यहां मैं cos थीटा बराबर जानता हूं कि क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसलिए आधार वाली भुजा कभी भी निकालनी हो तो क्या कर देते हैं हम, कर्ण गुणा cos थीटा। ध्यान रखना भाई। इसी तरह अगर मैं sin थीटा की बात करूं तो वो क्या होती है, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब लंब बराबर क्या होता है, हो जाता है कर्ण गुणा साइन थीटा। तो देखिए ये आधार है, तो आधार भुजा किसके बराबर होगी, कर्ण गुणा cos थीटा। तो कर्ण क्या है, Q, तो Q cos थीटा। इसी तरह इस भुजा को अगर मैं लंब वाली भुजा को निकालूं, इस दिशा में Q का घटक निकालूं, तो ये लंब बराबर क्या होता है, कर्ण गुणा साइन थीटा। तो कर्ण के रूप में Q है, तो Q साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए Fs इससे क्या होगा भाई, Fs है हमारा, वो किसके बराबर होगा, Q साइन थीटा के, समीकरण 1। और R की दिशा में Q का जो घटक है वो किसके बराबर है भाई, तो R बराबर क्या हो जाएगा, Q cos थीटा। ये समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 का अगर मैं भाग दूं तो क्या हो जाएगा भाई, Fs बटे R बराबर Q से Q कट गया, क्या आ जाएगा, tan थीटा। अब हम जानते हैं, थोड़ी देर पहले ही बताया था, Fs बराबर किसके होता है, म्यू एस R के, क्योंकि घर्षण बल का मान किसके बराबर होता है, घर्षण गुणांक और अवलंब प्रतिक्रिया बल के गुणनफल के बराबर। तो Fs की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए म्यू एस R बटे R बराबर tan थीटा। तो देखिए R से R कैंसिल, इसका मतलब म्यू एस बराबर tan थीटा। या म्यू एस में ना लिखूं ना, इसके लिए म्यू के भी लिख सकता हूं। तो मैं ना तो म्यू एस लिख रहा हूं ना म्यू के लिख रहा हूं, मैं केवल म्यू लिख देता हूं। तो म्यू बराबर क्या होता है, tan थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि घर्षण गुणांक का मान किसके बराबर होता है, घर्षण कोण की स्पर्शजा के बराबर। घर्षण गुणांक का मान घर्षण कोण की स्पर्शजा, tan को क्या बोलते हैं, स्पर्शजा के बराबर होता है। इस बात को आप ध्यान रख लेना भाई। तो ये घर्षण कोण की बात हुई। इसका अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। यहां मैंने लिख भी दिया है, घर्षण कोण की जो स्पर्शजा है वो घर्षण गुणांक के बराबर होती है, अर्थात म्यू बराबर क्या होता है, tan थीटा। इसी में एक चीज और बता दूं आपके लिए, क्या होता है कि देखिए अगर कोई नत तल है, मैं क्या मान लेता हूं, कोई नत तल
चलिए इसके लिए एक, ये तो क्षैतिज हुआ, इस पर एक कोई नत तल है, ये जो थीटा कोण के साथ इस क्षैतिज के साथ झुका हुआ है, इस पर कोई वस्तु रखी हुई है। आप अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे जैसे इसमें थीटा के मान को बढ़ाऊंगा तो एक लिमिट ऐसी आएगी जब यह वस्तु नीचे की ओर खिसकना प्रारंभ कर देगी, तो थीटा के उस अधिकतम मान को मैं क्या कहूंगा, विश्राम कोण। अर्थात थीटा का वह अधिकतम मान जिस पर कोई वस्तु नत तल पर विराम अवस्था में रहती है, अर्थात थीटा का मान या इसका मान और बढ़ाने पर वस्तु नीचे की ओर खिसकना प्रारंभ कर दे, तो इसका मतलब ये जो कोण है थीटा, ये क्या कहलाएगा, विश्राम कोण कहें, विराम कोण कहें, एंगल ऑफ रिपोज कहलाएगा। तो देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूं इस तरह से, और अब आपको बताता हूं। देखिए ये वस्तु रखी हुई है, तो हमेशा ध्यान रखना वस्तु का जो भार है mg वो नीचे की ओर अवलंबित कार्य करता है, mg नीचे की ओर कार्य करेगा, और अवलंब जो प्रतिक्रिया बल है वो हमेशा इस तरह से लंबवत कार्य करेगा पृष्ठ के, ये जो नत तल है उसके लंबवत ऊपर की ओर कार्य करेगा, ये r हुआ। ठीक है, अब देखिए आप थोड़ा सा समझने का प्रयास अब ये करना कि मुझे अब जैसे मैं घर्षण कोण पढ़ाया था ना, इसी तरह विराम कोण के बारे में आपको बता देता हूं। तो अब देखिए ये वस्तु नहीं खिसक रही है, क्यों नहीं खिसक रही है, क्योंकि इस तल पर भाई ये वस्तु है और ये नत तल है, इस यहां एक घर्षण बल कार्य कर रहा है Fs, जो वस्तु को नीचे की ओर खिसकने से रोक रहा है। अब ये Fs किसके बराबर होगा, इसके लिए मैं क्या करूं कि भाई mg को घटकों में वियोजित कर दूं। क्या कर दूं, घटकों में वियोजित। तो घटकों में वियोजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आप देखिए इसमें आप ध्यान से देखिए, तो ये जो घटक है r की दिशा में नीचे की ओर, ये क्या होगा भाई घटक। तो इसको कैसे निकालूं मैं, तो देखिए निकालने के लिए आप ये सोचिए, ये तो 90 का कोण हुआ, ये थीटा है, तो ये किसके बराबर हुआ, 90 माइनस थीटा, और ये कोण इस पृष्ठ पर देखिए, इस पृष्ठ पर ये लंब है, अब लंब प्रतिक्रिया बल है ना, ये लंबवत होता है, ये ध्यान रखना भाई। तो ये कोण वापस कितने का हो जाएगा, थीटा का। तो ये कोण थीटा का हुआ। तो अब देखिए ध्यान से, मैं चलिए कलर बदल लेता हूं, चलिए तो देखिए ये mg है नीचे, ठीक है, और ये कोण थीटा है। तो देखिए अब इस Fs की इस दिशा में देखिए ये घटक कौन सा हुआ, लंब वाला हुआ, तो ये कौन सा हो जाएगा, mg साइन थीटा, और इस दिशा में r की दिशा में ये जो दिशा हुई, ये दिशा हुई, ये कौन सा है, आधार वाला है। तो आधार क्या होता है, कर्ण गुणा कॉस थीटा, तो ये कौन सा हो जाएगा, mg कॉस थीटा। तो देखिए Fs तो किससे संतुलित हो रहा है भाई, Fs किससे संतुलित हो रहा है, mg साइन थीटा से, तभी तो वस्तु नीचे की ओर नहीं खिसक रही है, समीकरण 1। इसी तरह r किसके द्वारा संतुलित हो रहा है, mg cos थीटा से, ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 का अगर मैं भाग दे दूं तो क्या हो जाएगा, Fs बटे r बराबर वही tan थीटा, और Fs बराबर क्या होता है भाई, म्यू एस r। अभी आपने पढ़ा था, तो देखिए तो म्यू एस r बटे r बराबर tan थीटा। इसका मतलब देखिए r से r कैंसिल, तो म्यू एस बराबर tan थीटा। अर्थात ये तो वही बात आ गई। तो घर्षण गुणांक का मान किसके बराबर है, tan थीटा। थीटा क्या माना था मैंने, विराम कोण। क्या माना था, विराम कोण। चलिए इसको मैं लैम्बडा मान लेता तो अच्छा रहता। तो इसको अगर मैं लैम्बडा मानता तो ये लैम्बडा हो जाता, ये भी लैम्बडा हो जाता, ये mg cos लैम्बडा हो जाता, और ये mg sin लैम्बडा हो जाता, क्योंकि ये mg sin लैम्बडा, ठीक है, ये sin लैम्बडा, और ये लैम्बडा, ये लैम्बडा, और ये लैम्बडा, तो tan लैम्बडा के बराबर। इसका मतलब घर्षण गुणांक का मान
विराम कोण की स्पर्श जाके बराबर होता है। तो सीधे सीधे मैं क्या कह सकता हूं कि दोनों सूत्र समान आ गए भाई, कि म्यू का मान, देखिए म्यू का मान टेन थीटा के बराबर है और म्यू का मान टेन लैम्बडा के बराबर है। तो सीधी सी बात है, थीटा और लैम्बडा कैसे हैं, बराबर, अर्थात घर्षण कोण और विराम कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं सामान्य परिस्थितियों में। घर्षण कोण किसके बराबर है भाई, विराम कोण के, विराम कोण के। घर्षण कोण और विराम कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप रट सकते हैं, विश्राम कोण और घर्षण कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या है, कोई सा भी एक लैम्बडा मान लेता है, मैं मान लेना, ठीक है, मैंने यहां भी थीटा मान लिया है और वहां भी थीटा मान लिया था। तो आप चाहे तो घर्षण कोण को लैम्बडा मान लेना, चाहे ये जो विराम कोण एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग इसको मान लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे प्रश्नों पर। अब सीधे सीधे हम प्रश्नों पे आ रहे हैं भाई। तो अब स्टार्ट होता है हमारा प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम, ऑब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत उपयोगी है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, तो देखिए एक ब्लॉक टेबल पर रखा है, एक ब्लॉक कहां रखा हुआ है, टेबल पर रखा है। तो प्रतिक्रिया बल होगा, प्रतिक्रिया बल होगा, अभी बताया ना, प्रतिक्रिया बल जो आर है वो कहां होता है, टेबल पर रखा है, तो टेबल के द्वारा लगेगा। ध्यान रखना, ब्लॉक तो टेबल पर नीचे की ओर बल लगाएगा जो भार mg का बराबर होता है, और इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी कि टेबल ब्लॉक पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाएगा। तो इसमें ऑप्शन 2 आ जाएगा, टेबल द्वारा ऊपर की ओर लगेगा क्या, प्रतिक्रिया बल आर। ढंग से याद करना भाई इसको। स्थैतिक घर्षण गुणांक निर्भर करता है, थोड़ी देर पहले बताया था, स्थैतिक घर्षण गुणांक किस पर निर्भर करता है, सतह की प्रकृति पर। बिल्कुल, सतह की प्रकृति पर ही तो निर्भर करता है कि सतह खुरदुरी है या चिकनी है। अगर खुरदुरी है तो स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिक रहेगा, और चिकनी है तो स्थैतिक घर्षण का मान कम रहेगा। तो देखिए, सतह की आकृति पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल गलत, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, उपयोग सभी ये भी नहीं। तो इसमें ऑप्शन एक आ जाएगा भाई। स्थैतिक घर्षण Fs हमेशा ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है, Fk से। तो देखिए, स्थैतिक घर्षण गतिज घर्षण से कभी अधिक और कभी समान भी हो जाता है, क्योंकि अधिकतम जब मान होता है वो फिसलने वाला ही होता है। जस्ट उस समय की कल्पना कीजिए कि हम बल, आरोपित बल को बढ़ाते जा रहे हैं, तो घर्षण बल का मान अर्थात स्थैतिक घर्षण का मान भी बढ़ता जा रहा है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि वस्तु बस फिसलने ही वाली है, उस समय जो घर्षण बल का मान होगा वो क्या होगा, सीमांत घर्षण बल कहलाता है। और उसको मैं दोनों भागों में मान सकता हूं, वो गतिज घर्षण भी है और स्थैतिक घर्षण भी है। तो ध्यान रखना भाई, स्थैतिक घर्षण गतिज घर्षण से कभी अधिक, ध्यान रखना भाई, स्थैतिक घर्षण है, तो स्थैतिक घर्षण का मान कभी गतिज घर्षण से कभी अधिक, ज्यादातर परिस्थितियों में अधिक ही रहता है, कभी कभी समान भी हो जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम Fs इज ऑलवेज ग्रेटर देन Fk, अर्थात स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिकतम स्थितियों में गतिज घर्षण से ज्यादा ही होता है, केवल कभी कभी को छोड़कर। तो एक वस्तु नत तल पर रखी है, ठीक है, इसे नीचे की ओर धकेलते हैं तो प्रतिक्रिया बल ऊर्ध्वाधर से जो कोण बनाता है वो विराम कोण से कम होगा। ध्यान रखना, उस समय जब स्लाइडिंग करने वाली होगी तो उस समय वो विराम कोण से कम होगा। ढंग से पढ़ लेना इस प्रश्न को। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, आपने अब तक क्या पढ़ा, ऑप्शन को देखकर याद आ जाता है, अब लेकिन रिक्त स्थान आपको भरने हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चरम सीमांत घर्षण बल का मान अर्थात लिमिटिंग सीमांत घर्षण बल का मान किसके समानुपाती होता है, बताना। अवलंब प्रतिक्रिया के, किसके, अविलंब प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया Fl इज प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। घर्षण गुणांक म्यू
और घर्षण कोण एल्फा के मध्य संबंध क्या होता है? म्यू बराबर क्या होता है? टेन लैम्बडा। ठीक है भाई, तो घर्षण गुणांक और घर्षण कोण लैम्बडा के बीच क्या संबंध होगा कि घर्षण गुणांक हमेशा घर्षण कोण की स्पर्शजा के बराबर होता है। सीमांत घर्षण और अवलंब प्रतिक्रिया का परिणाम अवलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है, अभी बताया था ना, सीमांत घर्षण और अवलंब प्रतिक्रिया का परिणामी Q अवलंब प्रतिक्रिया R के साथ जो कोण बनाता है उसे क्या बोलते हैं? घर्षण कोण बोलते हैं। ढंग से पढ़ लेना भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गतिज घर्षण का मान स्थिर घर्षण से हमेशा कम होता है। Fk इज लेस देन Fs। ठीक है, गतिज घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है। नवा प्रश्न देखिए, घर्षण गुणांक का मान एकांक से अधिक कभी नहीं हो सकता, एक से ज्यादा नहीं हो सकता भाई। देखिए, स्थिर घर्षण गुणांक का मान गतिज घर्षण गुणांक के मान से सदैव, अब देखिए 8वें प्रश्न का ये उलट है 10वां, तो पहले स्थिर घर्षण गुणांक है अर्थात Fs हमेशा ज्यादा होगा Fk से, तो सदैव अधिक होता है। अब देखिए, सर्पी घर्षण की अपेक्षा लोटनिक घर्षण का मान कम होता है। लोटनिक घर्षण का मान तो सबसे कम होता है, ध्यान रखना भाई, लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। संतुलन की अवस्था में घर्षण कोण और विराम कोण के मान बराबर होते हैं। अभी बात करते रहे ना कि म्यू बराबर टेन थीटा बराबर टेन लैम्बडा, अर्थात संतुलन की अवस्था में घर्षण कोण और विराम कोण दोनों बराबर होते हैं। गिरनियों और पहियों में घर्षण कम करने के लिए बॉल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। अभी बताया था ना, बॉल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। सीमांत घर्षण बल सदैव किसके समांतर होता है? पृष्ठों के समांतर होता है। जो पृष्ठ है ना उनके समांतर होता है। मशीनों में स्नेक का उपयोग घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, सीमांत घर्षण से पूर्व घर्षण बल एक कैसा बल है? स्वयं समायोजित, सेल्फ एडजस्टिंग। ये मैंने पूरी बातें आपको बता दी भाई, स्वयं समायोज्य, क्योंकि जैसे जैसे हम आरोपित बल का मान बढ़ाते जाते हैं उसको खींचने के लिए, वैसे वैसे जो घर्षण बल है या जिसको हम क्या बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन है या जिसको कहें हम स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसका मान भी बढ़ता जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण का मान बढ़ता जाता है। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि सीमांत घर्षण क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है या फोर्स है, कुछ भी कह दीजिए। नत तल तथा क्षैतिज के बीच बना वह कोण जिससे अधिक होते ही वस्तु तल पर रखी फिसलना प्रारंभ कर देती है, विराम कोण कहलाता है। एंगल ऑफ रिपोज या रिपोज एंगल, विराम कोण या विश्राम कोण, कुछ भी कह दीजिए, क्योंकि कोण का मान, तल का मान थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा दें तो वस्तु नीचे की ओर फिसलना प्रारंभ कर देगी, तो उस कोण के अधिकतम मान को, तो नत तल और क्षैतिज के बीच बना वह अधिकतम कोण जिससे अधिक होते ही वस्तु तल पर फिसलना प्रारंभ कर देती है, विराम कोण कहलाता है। सीमांत घर्षण बल और अवलंब प्रतिक्रिया की निष्पत्ति को क्या कहते हैं भाई? घर्षण गुणांक। क्या कहते हैं? घर्षण गुणांक कहते हैं। अभी बताया था ना कि म्यू बराबर सीमांत घर्षण बटे अवलंब प्रतिक्रिया, अवलंब प्रतिक्रिया अर्थात Fs बटे R। तो देखिए प्रश्न संख्या 19, ए बॉडी ऑफ मास
40 kg resting on rough horizontal surface is subjected to a force P which is just enough to start the motion of the body if mu s का मतलब जानते हैं आप, स्थैतिक घर्षण गुणांक, वो कितना है 0.5 और म्यू के 0.4 अर्थात गतिक घर्षण गुणांक का मान क्या है 0.4 है, जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, एंड द फोर्स P इज द कंटिन्यूअसली अप्लाइड ऑन द बॉडी देन द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज। तो देखिए एक 40 किलोग्राम की कोई वस्तु है जो किसी क्षैतिज तल पर रखी हुई है, अब उस पर एक बल P लगाया जाता है, उसको खींच रहा है स्लाइडिंग करने के लिए, और ये बल P पर्याप्त है उसको गति देने के लिए। अब उसमें कह रहा है कि यदि स्थैतिक घर्षण का मान 0.5 और गतिक घर्षण का मान 0.4 हो, जी का मान अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाए, तो उस वस्तु की गति की अवस्था में त्वरण का मान क्या होगा। तो देखिए जब गति प्रारंभ नहीं कर रही है, जस्ट बिफोर मूविंग, वस्तु पर बल P लग रहा है, तो उस समय अप्लाइड जो उसमें घर्षण बल होगा वो किसके बराबर होगा, तो Fs गति से पूर्व, तो मैं यहां लिख देता हूं गति से पूर्व घर्षण जो स्थैतिक घर्षण है Fs वो किसके बराबर होगा म्यू एस आर के, और आप जानते हैं आर बराबर mg होता है, तो म्यू एस mg समीकरण 1। और जैसे ही बल P का मान बढ़ाया जाता है, वस्तु मूव करना प्रारंभ कर देती है, चलना प्रारंभ कर देती है, तो गति की अवस्था में वस्तु पर जो गतिक घर्षण बल कार्य करेगा वो Fk होगा भाई, और Fk बराबर क्या होगा म्यू के आर, अर्थात म्यू के इंटू mg, ये समीकरण 2। अब वस्तु गति कर रही है भाई, गति कर रही है ना, तो गति कर रही है, तो गति कब करेगी जब Fs में से Fk को घटा देंगे, तो देखिए Fs माइनस Fk बराबर ma, बल के बराबर होगा, और उसकी बल की जगह मैंने क्या लिख दिया है ma, इस बल P, ठीक। तो अब देखिए Fs का मान रखिए आप इसमें, तो म्यू एस mg माइनस म्यू के mg बराबर ma। तो देखिए m और g मैं कॉमन ले लेता हूं, तो म्यू एस माइनस म्यू के बराबर m से m कैंसिल, तो a का मान पूछ रहा है, तो a बराबर क्या होगा भाई म्यू एस माइनस म्यू के इंटू जी, अर्थात म्यू एस का मान 0.5 है भाई, तो 0.5 माइनस म्यू के का मान 0.4 है, 0.4 इंटू जी का मान 10 लेना है, तो ये 0.1 इंटू 10, तो ये तो भाई 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण हो गया। तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो अब अगले प्रश्न पर देखिए, यदि मेज पर रखी एक गुटका जो कि विराम अवस्था में है पर 2 बल लग रहा है, एक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा मेज के फर्श का अवलंब बल जो ऊपर लगता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया युगल है, गलत है ये तो, क्रिया प्रतिक्रिया बल तो नहीं है दोनों, क्योंकि दोनों एक सीध में थोड़ी कार्य कर रहे हैं भाई। पृथ्वी का आकर्षण देखिए अभी जैसे बताया ना नत तल पे, इस तरह से वस्तु जैसी ये वस्तु रखी हुई है, तो इसका भार तो नीचे की ओर कार्य करता है mg, बिल्कुल नीचे की तरफ, और अवलंब प्रतिक्रिया बल तो इस नत तल के द्वारा वस्तु पर लगाया जाएगा लंबवत, बिल्कुल इस पृष्ठ के लंबवत इस तरह से, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा इस तरह से। ये कोण कितने का है 90 का, ये r, तो ये दोनों क्रिया प्रतिक्रिया युगल तो नहीं है, अरे नहीं है, सही है, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट वन, देखने की जरूरत ही नहीं है। दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, mg इधर लग रहा है, वो r इधर लग रहा है भाई, दोनों एक दिशा में थोड़ी हैं। दोनों बल का परिणाम अलग अलग है, परिणाम अलग अलग नहीं, r बराबर mg की होता है, ठीक है, परिणाम भी एक जैसा है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट वन। ध्यान से इसको पढ़ लेना एक बार और। द्रव्यमान और भार में क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है
mg। तो ये तो भार है भाई, और ये क्या है, द्रव्यमान। तो भार और द्रव्यमान एक ही होते हैं, केवल g का अंतर होता है, ऐसे ही है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर भाई। किसी चाकू को घिसकर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सतह सबसे अधिक उपयुक्त रहेगी? चाकू को किस पर घिसा जाए कि उस पर धार तेज आए? उस सतह से घिसा जाए जिसका घर्षण ज्यादा लगे, जिससे घर्षण ज्यादा लगे। तो घर्षण किससे ज्यादा लगेगा वो देखना है। प्लास्टिक के गुटके से नहीं लगेगा, गलत। लकड़ी के गुटके से कम घर्षण लगेगा, कांच के टुकड़े से कम लगेगा। सबसे ज्यादा घर्षण किससे लगेगा? पत्थर। तो पत्थर पर अगर उसको घिसा जाए तो धार तेज रहेगी। समझ में आ रही है नहीं बात? एक ही प्रारंभिक चाल से चलती हुई कोई खिलौना कार सबसे अधिक दूरी कब चलेगी? जब खिलौना कार के पहिए और उस धरातल जिस पर वो चल रही है उसके बीच घर्षण कम से कम हो। और घर्षण कम किस पर होगी? मिट्टी की कच्ची सतह पर देखते हैं भाई, पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह पर, सीमेंट की पक्की सतह पर और ईंटों की सतह पर। तो सबसे कम घर्षण लगेगा पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह पर। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। अब देखिए, यदि हम दरवाजों के कब्जों पर तेल लगा दें तो घर्षण, तेल लगाना अर्थात स्नेक लगाना, घर्षण को कम करना, तो घर्षण कम हो जाएगा। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न 25 पर। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? मैदान में लुढ़कती गेंद पर घर्षण लगता है, ये तो सही है भाई। पानी में चलती हुई नाव पर घर्षण बल लगता है, बिल्कुल पानी और उसकी सतह पर लगता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो गलत छांटना है हमें। चिकनी सतह पर चलती हुई बाइसिकल पर घर्षण बिल्कुल लगता है। पानी से भरी हुई बाल्टी की पेंदी पर, देख ध्यान रखना, पानी से भरी हुई बाल्टी की पेंदी पर रखी गेंद पर नहीं लगेगा, वो उस पर फ्लोट करेगी, तैरेगी। ये सही हो जाएगा। कथन गलत है पर हमें तो छांटना ही गलत है भाई। तो आंसर हमारा यहाँ क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। कोई लड़का रबड़ की गेंद को लकड़ी की किसी सतह पर लुढ़काता है, रबड़ की गेंद को लकड़ी की सतह पर, ठीक है। रुकने से पहले गेंद थोड़ी दूरी तय करती है, रुकने से पहले वही गेंद अधिक दूरी तक तय करे, इसके लिए और ज्यादा चिकनी सतह पर उसको, भाई जितनी दूरी तय कर रही है उससे ज्यादा दूरी तय करनी चाहिए। इसका मतलब उस बच्चे को क्या करना चाहिए? उस गेंद को किसी और चिकनी सतह पर चलाना चाहिए, लुढ़काना चाहिए। तो किस पर लुढ़काए भाई? लकड़ी की सतह पर कालीन बिछा के। कालीन से तो घर्षण और ज्यादा लगेगा, ये तो गलत है भाई। गेंद पर कपड़ा लपेट सकता है, गलत है भाई, तो कपड़ा लपेटने से और घर्षण ज्यादा है। लकड़ी की सतह पर टेलगम, हाँ टेलगम पाउडर छिड़कने से क्या होगा? जो पृष्ठ है वो और गेंद के बीच घर्षण और कम हो जाएगा और गेंद अधिक दूरी तक जाएगी। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। अब डी को पढ़ा ही नहीं मैंने। लकड़ी की सतह पर रेत छिड़क, रेत से तो घर्षण और बढ़ जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा भाई। अब 27वां प्रश्न देख लेते हैं। किसी बड़े व्यापारिक संस्थान के भवन से मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए 4 रास्ते हैं भाई, ध्यान से पढ़ना है, इनको पढ़ना ही दुष्कर कार्य होता है ऐसे लंबे प्रश्नों को। एक रास्ते पर ढीली मिट्टी है, ठीक सर, ढीली मिट्टी है। दूसरे रास्ते पर पॉलिश किया हुआ संगमरमर लगा है, ठीक है। तीसरे रास्ते में ईंटें लगी हुई हैं और चौथे रास्ते पर बजरी बिछी है। अब समस्या क्या है? तेज वर्षा हो रही है, तो तेज वर्षा हो रही है तो ऐसा रास्ता हमें चुनना होगा जिस पर घर्षण लगता रहे, क्योंकि फिसलन होने से व्यक्ति चल नहीं पाएगा, फिसल जाएगा, गिर पड़ेगा, हाथ पांव टूट जाएंगे भाई। और पहली मुख्य सड़क तक पहुंचना चाहती है, पहली जो लड़की है, जिस रास्ते पर उसके फिसलने की सबसे कम संभावना हो वह रास्ता कौन सा है भाई? बजरी वाला मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि बजरी पानी को सोखती नहीं है, और पानी को सोखती नहीं है तो घर्षण बल पैरों के बीच और सतह के बीच लगता रहेगा। तो बजरी बिछी है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। अब प्रश्न संख्या चलिए 28, मुझे ऐसा लग रहा है 28 दूसरा नहीं सही, 28 सही है। तो 28वें प्रश्न पर चलते हैं भाई। एक वाहन जिसका भार, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है? W बराबर mg का मान दिया हुआ है 1000 किलोग्राम। टायर और सड़क के बीच का घर्षण का गुणांक F या μs बराबर क्या दिया हुआ है? 0.4। तो वाहन पर रोकने के लिए आवश्यक ब्रेकिंग बल क्या होगा? ब्रेकिंग बल मतलब इसके बराबर, किसके बराबर लगाना पड़ेगा मुझे? हाँ, F
बराबर इनका गुणा कर दीजिए, म्यू एस आर के बराबर, आर बराबर हम जानते हैं एम जी होता है, तो म्यू एस इंटू एम जी, तो म्यू एस का मान 0.4, एम जी का मान 1000 है भाई, तो 1000 गुणा 0.4 करेंगे तो उस बल का मान आ जाएगा 400 न्यूटन। तो ऑप्शन डी। दो सतहों के मध्य गति प्रारंभ होने से पूर्व उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं? क्या दो सतहों के मध्य गति प्रारंभ होने से पूर्व उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं चरम घर्षण या सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण या लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ध्यान करना, गति प्रारंभ होने से पूर्व है ना, स्थैतिक घर्षण का मान बढ़ता जाएगा और एक चरम मान पर पहुंचेगा, ठीक है, उसको चरम घर्षण कहेंगे। अब आप कहिए सर स्थैतिक घर्षण क्यों नहीं? अरे स्थैतिक घर्षण तो वैसे ही लगता है स्थिर अवस्था में तल और वस्तु के बीच, दोनों मतलब धरातल और वस्तु का जो धरातल है या स्पर्श तल है उनके मध्य हमेशा ही लगता रहता है वो तो। लेकिन गति प्रारंभ होने से पहले जो स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान है वो बल लगता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? सीमांत घर्षण या चरम घर्षण बोलेंगे इसको। घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्नेहक का करते हैं। तो आ ऑप्शन सही हो जाता है। एक का है मतलब एक कोई वस्तु है, दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर घर्षण के प्रकार का नाम बताइए। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में आती है तो स्थैतिक घर्षण लगता है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। अब चलते हैं हम 32वां प्रश्न। तो देखिए मशीनों में इसके घर्षण को कम किया जा सकता है। मशीनों में किसका प्रयोग करके भाई? बॉल और रोलर बियरिंग का प्रयोग करके, ठीक है भाई। घर्षण गुणांक किसके बराबर होता है? आपको पता है म्यू बराबर किसके बराबर होता हुआ? एफ बटे आर के। तो म्यू बराबर एफ बटे आर कहां है भाई? ये ऑप्शन बा। द्रव स्नेहक होता है खनिज तेल, ठीक है, द्रव स्नेहक होता है। ठोस स्नेहक कौन सा होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है भाई, ये टा है, ग्रेफाइट होता है ठोस स्नेहक के रूप में ना, जो शुष्क और चिकना होता है ग्रेफाइट, इसको डालते हैं। अब अच्छा प्रश्न नहीं बदला, अच्छा ये तो देखिए 35वां प्रश्न देखिए, सामान्य बल की गणना करो यदि घर्षण बल का मान 60 न्यूटन और घर्षण गुणांक ये है तो सामान्य बल हो जाएगा 60 बटे 0.032। तो ये हो जाएगा 60,000 भाई 60,000 में 32 का भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 1875 न्यूटन के बराबर। ये ऑप्शन सा आ जाएगा। आप गणना करके देख लेना भाई। एक 60 किलोग्राम की बॉडी एक सतह पर रखी है, 60 किलोग्राम की कोई वस्तु है। यदि घर्षण गुणांक 0.25 हो तो चलाने के लिए न्यूनतम कितने बल की आवश्यकता होगी? 60 का गुणा 0.25 से कर दीजिए, 60 गुणा 1/4 15, ठीक है। एक मशीन में निर्गत शक्ति हमेशा देय शक्ति से कम क्यों होती है? भाई किसी भी वस्तु की जो शक्ति है वो कम किसके कारण हो जाती है? कोई भी पार्ट किसी मतलब कहीं भी गति करेगा तो घर्षण लगेगा और घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय होता है, हम जानते हैं। तो घर्षण की क्षति के कारण। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। तो घर्षण गुणांक किसके बराबर? अरे ये दोबारा रिपीट हो गया। घर्षण गुणांक किसके बराबर होता है? सीमांत घर्षण और अवलंब प्रतिक्रिया बल का अनुपात होता है। तो देखिए घर्षण गुणांक किसके बराबर होता है? सीमांत घर्षण बल और अवलंब प्रतिक्रिया बल का अनुपात होता है। तो सा विल बी करेक्ट हियर। अब चलते हैं 39वां प्रश्न। आप देखिए एक धातु का एक ब्लॉक धातु से बनी नत तल की सतह पर रखा हुआ है। ये धातु का कोई ब्लॉक है भाई, चित्रानुसार आप देख लीजिए, तथा सतह क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। सतह क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। यदि ब्लॉक का द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम है तथा घर्षण गुणांक 0.2 है तो वस्तु को फिसलने से रोकने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? इसका मतलब वस्तु फिसलना प्रारंभ करे उस अवस्था की बात करें, उतना बल लगा दीजिए। भाई देखिए वस्तु कब फिसलेगी? जब mg sin थीटा। देखिए इसमें क्या किया है, mg तो नीचे की ओर कार्य करेगा, मैंने जैसे बताया था। अब इसको घटकों में mg को घटकों में वियोजित किया था। तो देखिए इसमें ये लंब वाली दिशा हुई, तो लंब वाली दिशा क्या होती है? कर्ण गुणा साइन थीटा। तो देखिए कर्ण mg है तो mg sin थीटा, ये mg sin थीटा है तो सीधे ये mg sin थीटा हुआ। और
आर की दिशा में ये जो साइड है ये कितनी होगी, आधार वाली है, क्योंकि यहां जो कोण बन रहा है ये कोण बन रहा है, तो कोण जो बनता है उसको बनाने वाली भुजाएं कौन सी होती हैं, आधार और कर्ण। तो ये तो कर्ण हुआ, ये आधार हुआ, तो आधार वाली भुजा किसके बराबर होती है, कर्ण गुणा कॉस थीटा। तो कर्ण mg है, तो mg कॉस थीटा कितना है, 30 डिग्री है। बात आ गई समझ में। तो अब देखिए स्लाइडिंग करने से पूर्व, तो नंबर 1 में कर देता हूं सबसे पहले, वस्तु जब फिसलना प्रारंभ करती है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो पूछ रहा है वस्तु को फिसलने से रोकने के लिए, और आप लिख रहे हैं वस्तु जब फिसलना प्रारंभ करती। भाई आप कल्पना करो, वस्तु जब फिसलना प्रारंभ करेगी इतना बल आप लगा दीजिए। ये पूछ क्या रहा है, वस्तु को फिसलने से रोकने के लिए आवश्यक बल, तो उतना बल आप लगा दीजिए, वस्तु फिसलने से रुक जाएगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, वो बल F बराबर किसके होगा, भाई नीचे की ओर कौन खींच रहा है, mg sin 30, ये बल खींच रहा है, और इसका विरोध कौन कर रहा है, F, ये Fs जो घर्षण लग रहा है, यहां जो घर्षण बल लग रहा है इधर की दिशा में, इसको रोक रहा है। तो खिसकेगी कब, जब mg sin 30 ज्यादा पड़ेगा, नीचे की ओर ज्यादा खींचेगा, और ये पड़ जाएगा कम, अर्थात दोनों के माइनस के बराबर, है ना। ये टोटल बल हुआ, इसके बराबर बल लगा दीजिए, वस्तु फिसलेगी ही नहीं। इसकी विपरीत दिशा में इतना बल लगा दीजिए, ऐसे इस दिशा में, तो वस्तु फिसलेगी ही नहीं। तो आवश्यक बल होगा इतना। तो देखिए F बराबर क्या होता है, ma बराबर mg sin 30 माइनस Fs बराबर क्या होता है, म्यू एस आर, और R बराबर क्या होता है, mg। तो देखिए म्यू एस mg, तो देखिए m तो कॉमन आ जाएगा, सब में कॉमन निकाल दिया मैंने। तो बल का ही मान पूछ रहा था, सॉरी ये बल पूछ रहा था, तो मैं क्यों तुरंत निकालूं, बल क्या होगा, चलिए मैं F ही निकाल देता हूं। तो F बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए mg तो कॉमन आ जाएगा, sin 30 माइनस म्यू एस, ये हो जाएगा। तो देखिए F बराबर m का मान कितना है भाई, वस्तु का द्रव्यमान कितना है, ब्लॉक का द्रव्यमान 0.5, तो 0.5 गुणा g का मान चलिए 9.8 ले लेते हैं, चाहे 10 लिख लीजिए, चलिए 10 लिख लीजिए। sin 30 का मान 0.5 होता है, 1/2 होता है, तो 0.5 माइनस घर्षण गुणांक कितना है, 0.2, तो F बराबर हो जाएगा, ये तो 5 हो जाएगा, और ये कितना 0.3, तो 1.6 न्यूटन, 5 से 15, सॉरी 1.5 न्यूटन का बल लगा दीजिए आप। ठीक है, विपरीत दिशा में वस्तु नीचे की ओर नहीं फिसलेगी। अब दूसरा प्रश्न क्या है, सतह पर ऊपर की ओर गति कराने के लिए क्या होगा, गति कराने के लिए तो भाई क्या होगा, ऊपर की ओर गति कब करेगी, जब नीचे जो बल लग रहा है वो भी प्लस में आ जाए, किसके, प्लस में F के। तो ऊपर की ओर गति कराने के लिए, ऊपर की ओर गति कराने के लिए आवश्यक बल F बराबर क्या हो जाएगा भाई, mg, वही हो जाएगा sin 30 प्लस म्यू एस। अब इसको जोड़ दीजिए भाई, यहां यही प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो mg कोष्टक में sin 30 प्लस म्यू एस, तो वही 0.5 इंटू जी का मान 10। आप 9.8 से गणना कर सकते हैं अगर एग्जैक्ट निकालना है आपको, तो 0.5 प्लस 0.2 अर्थात ये हो जाएगा 5 गुणा 0.7, तो 3.5 न्यूटन। तो इतना बल लगा देंगे तो वस्तु ऊपर की ओर गति करना प्रारंभ कर देगी। तो अब चलते हैं हम 40वें प्रश्न पर। एक लकड़ी के ब्लॉक का भार 100 किलोग्राम है, इसके और ग्राउंड के बीच घर्षण गुणांक 0.3 है, तो ब्लॉक को घुमाने के लिए अपेक्षित जो बल का मान है वो क्या होगा। देखिए लकड़ी के ब्लॉक का भार 100 किलोग्राम है,
इसकी और ग्राउंड के बीच घर्षण गुणांक 0.3 है। तो ब्लॉक को घुमाने के लिए कितना बल का मान होगा, इनका गुणा कर दीजिए। 100 गुणा 0.3 30 किग्रा बार सा विल बी करेक्ट। घर्षण बल की दिशा और पिंड की गति की दिशा में अंतर होता है। देखिए ध्यान रखना, घर्षण और गति, अगर गति बाएं से दाईं ओर है तो घर्षण लगेगा दाएं से बाईं की ओर, तो इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना बनेगा 180 डिग्री। तो ऑप्शन विल बी ये हो जाएगा भाई डी। किसी तल पर रखे पिंड का भार दोगुना कर देने पर स्थैतिक घर्षण का मान भी दोगुना हो जाएगा। मैंने अभी बताया था ना कि जो स्थैतिक घर्षण बल का मान है वो स्वयं समायोज्य है। सीमांत घर्षण कहें या स्थैतिक घर्षण बल कहें, ये दोनों सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होते हैं भाई। तो अगर हम पिंड का भार दोगुना कर देंगे तो इनका मान भी दोगुना हो जाएगा। सीमांत घर्षण बल की दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। अब देखिए 44वां प्रश्न देखिए, ब्रास ब्रश से चलने वाली एक 300 किग्रा की स्टील शाफ्ट एक विद्युत मोटर से चलाई जाती है। यदि ब्रश का घर्षण गुणांक 0.5 हो तो शाफ्ट को चलाने की अवस्था में लाने के लिए मोटर कितना बल प्रयोग करेगी। 300 गुणा 0.5 कर दीजिए, 150 किग्रा आ जाएगा। घर्षण बल वस्तु की गति की किस दिशा के अनुरूप कार्य करता है, विपरीत दिशा में कार्य करता है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। ब्रश बियरिंग के स्नेक के निम्न में से किस स्नेक का प्रयोग, बुश होता है ना, बुश बियरिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। बुश में ग्रीस ही तो डालते हैं स्नेक के रूप में। भाई आप कहेंगे कि प्रश्न कुछ ऐसे लग रहे हैं, बहुत सरल सरल से रिपीट। भाई आप एक बात याद रखिए ना, आपको सीनियर सेकेंडरी स्तर का पेपर आना है और ज्यादातर रीट में संभावना क्या है कि जो प्रश्न पत्र है वो कक्षा 9, 10, 8 की किताबों से लिए जाते हैं। तो वही प्रश्न मैंने रखे, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। इनको कठिन भी बनाया जा सकता था, लेकिन क्योंकि आपके स्तर से वो बाहर के हो जाते और जो जिस उद्देश्य के लिए वो बनाए गए फिर वो पूरा नहीं होता। एक वाहन जिसका भार 1000 किलोग्राम है, टायर और सड़क के बीच घर्षण का मान 0.4 है। सड़क पर वाहन रोकने के लिए आवश्यक ब्रेकिंग बल क्या होगा, 1000 का गुणा 0.4 से कर दीजिए, ये 400 न्यूटन हो जाएगा। अब 48वें प्रश्न पर चलते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। स्थैतिक घर्षण होता है, स्थैतिक घर्षण अर्थात Fs हमेशा ज्यादा होता है गतिक घर्षण से। कभी कभी बराबर भी हो जाता है सीमांत की अवस्था में, तो सदैव गतिज घर्षण से अधिक होता है। ये सा सही हो जाएगा। गतिज घर्षण से कभी कम कभी अधिक, ये तो गलत हो गया भाई। कभी कम, क्योंकि कम तो हो ही नहीं सकता, बराबर हो सकता है। गतिज घर्षण के बराबर हो सकता है, सदैव गतिज घर्षण से कम, ये तो गलत है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन सा होगा। स्पर्श करती हुई दो वस्तुओं के बीच सीमांत घर्षण निर्भर नहीं करता है। सीमांत घर्षण किस पर निर्भर नहीं करता है, सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता बंधु, वो तो केवल पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो कितना खुरदरा है कितना चिकना है, इस बात पर निर्भर करेगा। चिकना है तो सीमांत घर्षण बल का मान कम होगा और खुरदरा है तो सीमांत घर्षण बल का मान अधिक होगा। तो अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए 50 प्रश्न का है, किसी बड़े व्यापारिक संस्थान के भवन से मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए 4 रास्ते हैं। एक रास्ते पर ढीली मिट्टी है, दूसरे रास्ते पर पॉलिश किया हुआ संगमरमर लगा है, तीसरे रास्ते में ईंटें लगी हुई हैं, चौथे रास्ते पर बजरी बिछी है, तेज वर्षा हो रही है। तो पहली मुख्य सड़क तक पहुंचना, पहली कोई बस लड़की का नाम है, जिस रास्ते पर उसके फिसलने की संभावना कम रहती है वो रास्ता कौन सा है, जहां बजरी बिछी हुई है। ये रिपीट हो गया, सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस। तो देखिए अब 51वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है कि पानी से भरी बाल्टी की पेंदी पर रखी गेंद पर घर्षण बल लगता है। ये भी रिपीट हो गया, सॉरी। और अब चलते हैं, जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करें या गति करने की प्रवृत्ति रखें तो घर्षण बल केवल तभी कार्य करता है जब वस्तुएं ठोस हो। गलत, ये तो द्रव में भी लगता है घर्षण, तो गैसों में भी लगता है। केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में से एक द्रव हो, ये भी गलत है भाई। केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में से एक गैस ही हो, ये भी गलत है। इस पर निर्भर नहीं करता कि वस्तुएं ठोस हैं, द्रव हैं या गैस हैं, सभी पे निर्भर करता है, इसलिए डी विल बी करेक्ट आंसर। कोई लड़का रबड़ की गेंद को लकड़ी की किसी सतह पर लुढ़काता है, रुकने से पहले गेंद थोड़ी सी दूरी तय करती है, रुकने से पहले वही गेंद अधिक दूरी करती है, इसलिए वह लकड़ी की सतह पर क्या करता है, टेल्कम पाउडर छिड़कता है।
हाँ भाई, अब देखिए 54वां प्रश्न देखिए, जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करें या गति करने की प्रवृत्ति रखें तो घर्षण बल क्या होगा? अरे ये तो रिपीट हो गया भाई, फिर अगेन रिपीटेशन कैसे हो गया भाई? ये नहीं होना चाहिए, सॉरी। ये तो डी। चित्र में एक लड़के को किसी संदूक को दाहिनी ओर से बाईं ओर धकेलते हुए दिखाया है, संदूक पर घर्षण बल कार्य करेगा। तो देखिए धकेल कहाँ रहा है? दाहिनी ओर से बाईं ओर, इधर। तो घर्षण बल कार्य करेगा इधर से इधर, अर्थात बाईं ओर से दाईं ओर, तो बाईं ओर से दाहिनी ओर करेगा। अब देखिए स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को कहते हैं सीमांत घर्षण। आ, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यदि सतहों को विषम, कौन सा सत्य नहीं? यदि सतहों को विषम बनाया जाए तो घर्षण गुणांक बढ़ेगा। ये तो सही है भाई। जब एक पिंड किसी दूसरी सतह पर खिसकता है तो घर्षण बल आरोपित बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये भी बिल्कुल सही है। घर्षण, घूर्णन घर्षण खिसकने की घर्षण से अधिक होता है। ये तो गलत है, तो हमें तो गलत ही छांटना था। तो ऑप्शन सा विल बी करेक्ट है। लकड़ी और लकड़ी के बीच घर्षण गुणांक 1 से कम होता है, ये भी सही है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आशा है आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया होगा। पारिवारिक परिस्थितियां कुछ विपरीत चल रही हैं, इसी कारण मैं ढंग से इस वीडियो को नहीं बना पाया। इसका मुझे खेद है, क्योंकि 2-3 प्रश्न रिपीट हो गए थे। आगे से ऐसा ना हो, इसका मैं पूरा ध्यान रखूंगा। और अगर मेरा ये वीडियो वास्तव में आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द बटन ऑफ लाइक, मतलब लाइक बटन को आप हिट कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों, सगे संबंधियों और साथियों के साथ इसको शेयर भी कर दें।